नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं समय व्यवस्थापन के निर्धारित तत्वों के बारे में चर्चा करूंगी। टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट कि कौन-कौन से डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं जो टाइम मैनेजमेंट को प्रभावित करता है। आप सब जानते हो, पिछले अध्याय में भी मैंने आपको बताया है, समय एक सीमित साधन है। हर एक व्यक्ति को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, 24 घंटे ही उसको समय मिलता है। इसी प्रकार से जो शक्ति है वह भी हर एक व्यक्ति के पास लिमिटेड अमाउंट में रहता है और पैसा भी हर एक व्यक्ति के पॉकेट में सीमित मात्रा में ही होता है। और आप एक मानिए, समय भी एक बहुत ही कीमती फैक्टर है और ये भी बहुत सीमित है। अगर समय पर आपने काम नहीं किया और समय निकल गया, आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। आप जानते हो, का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय बीती पुनि का पछताने। अगर समय निकल जाता है तो आप पछता करके भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे समझिए, जैसे मान लो आप ट्रेन में जा रही हैं और आपको ठीक 2 मिनट के लिए ट्रेन निकल गई, कितना आपको अफसोस होगा। उस 2 मिनट के कारण आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ सकता है। आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आपको अफसोस होता है कि काश 2 मिनट पहले मैं अगर स्टेशन आ गया होता या बस स्टैंड आ गई होती तो शायद मुझे बस मिल जाता और मेरा काम हो जाता। इसी प्रकार से जिन बच्चों के टाइम पर क्लासेस छूट जाता है, उनको भी बड़ा अफसोस होता है। तो आप समझ रहे हैं कि समय एक सीमित साधन है और अगर इस सीमित साधन का आप सदुपयोग क्षण क्षण नहीं करेंगे, एक एक समय की कीमत को नहीं समझेंगे, तब आप जो जीवन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संस्कृत में कहावत है, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। अगर आप कण को त्याग दोगे तो धन कहाँ से मिलेगी, और अगर इस तरह से आप क्षण क्षण को गंवा दोगे तो विद्या कहाँ से आएगी। आज हम समय व्यवस्थापन के डिटरमाइनिंग फैक्टर्स पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला है समय मूल्य, टाइम कॉस्ट। जो टूल्स है वो ये है। पहला है कौन सा? टाइम कॉस्ट। टाइम कॉस्ट आप जानते हो, अभी मैंने आपको चर्चा किया। समय एक सीमित साधन है। हर एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन भर में 24 घंटे ही मिलता है और इस 24 घंटे का समय का ही उपयोग करना पड़ता है और अनेकानेक कार्यों को निपटाने पड़ते हैं। और जिन लोगों ने समय पर अपने कार्यों को नहीं निपटाया है तो जीवन में सफल भी नहीं हो पाते हैं। इसी कारण समय को एक प्रीसियस टाइम दिया गया है। परमात्मा ने जो समय हमें दिया है उसका अगर हमने सदुपयोग नहीं किया तो क्या हम समय को खरीद सकते हैं? कहीं बाजार में बिकती है कि समय हमें 2 दिन का और मुझे मिल जाए, 1 दिन का और समय मिल जाए, 1 घंटे का और समय और मिल जाए। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि समय बहुत ही कीमती है, अमूल्य निधि है और गृह प्रबंधक को इसलिए समय का व्यवस्थापन करने आना चाहिए। समय व्यवस्थापन के अंतर्गत समय का आयोजन एवं उसका क्रियान्वयन दोनों ही सम्मिलित है। योजना बनाते समय परिवार के सदस्यों की सलाह लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अकेला गृह प्रबंधक सभी कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे परिवार के दूसरे सदस्यों की सहभागिता और सहयोग लेना आवश्यक हो जाता है। समय का आयोजन करते समय व्यक्तिगत इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना नितांत जरूरी होता है। कार्य का विभाजन इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि कार्य करने के उपरांत भी शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहे, थकान महसूस नहीं हो और न्यूनतम समय में अधिकाधिक क्रियाओं को संपन्न किया जा सके। गृहिणी या प्रबंधक को भी स्वयं की देखभाल, विश्राम, मनोरंजन, शयन आदि के लिए पर्याप्त समय मिल सके। समय का संतुलन कार्य, विश्राम और शयन में स्थापित होना चाहिए। कई लोग क्या करते हो, आप देखते हो कि समय में काम करते रहते हैं, उन्हें स्वयं के लिए ना तो खाने की फुर्सत मिलती है और ना ही उनको सोने की फुर्सत मिलती है, ना उन्हें विश्राम मिलता है। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें कि परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अपने लिए, स्वयं के लिए कुछ समय मिल सके, उनको आहार विहार के लिए समय मिल सके, उन्हें विश्राम के लिए मिल सके, उन्हें मनोरंजन के लिए मिल सके।
खास करके जो गृहिणी है वो आप देखते हो कि सबके लिए वो काम करती है और स्वयं उसके पास समय नहीं रहता है कि वो टाइम पर जाके खाना भी खा ले। वो सबको नाश्ता समय पर करा देती है। 8:30 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसको टिफ़िन पैक कर देती है, उनका बैग भी तैयार कर देती है, उनके जूते भी तैयार कर देती हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर उनके पति ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए भी सारी तैयारी कर देती हैं। और जब उनका स्वयं की बारी आती है तो 10, 11, 12, 1 बजे तक वो ब्रश करती हैं, फिर नहाती खाती हैं। और इस कारण उनके पास ना तो स्वयं के लिए समय होता है, न विश्राम के लिए समय मिलता है। और जब तक वो विश्राम करना चाहती हैं तब तक फिर उनके दूसरे सदस्य आ धमकते हैं और उन्हें काम करना पड़ता है। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट पर 1950 और 60 के बीच में काफ़ी शोध कार्य किया गया। एलिजाबेथ विगेंड ने 1954 में तथा एल कॉलेज एवं रूथ डी डायलज ने 1956 में अपने अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला कि भोजन बनाने संबंधी कार्यों में अन्य कार्यों के समूह की अपेक्षा लगभग समय दुगुना व्यतीत होता है। इसी तरह से सफाई कार्य में अनुमानतः भोजन पर व्यय होने वाले कुल समय का 1/3 हिस्सा व्यय होता है, जबकि भोजन की तैयारी में 2/3 हिस्सा समय व्यतीत होता है। इसी प्रकार से घर के अन्य कार्य जैसे झाड़ू लगाना, पोंछा देना, बरामदा साफ करना, सजावट करना, वस्त्रों की देखभाल आदि क्रियाओं पर लगभग बराबर समय व्यतीत होता है। इसी प्रकार से परिवार के सदस्यों की देखभाल, घरेलू सामानों के रख रखाव, उनको खरीदना, भंडारण करना, इन कार्यों में भी काफ़ी समय व्यय होता है। परंतु महत्व की दृष्टि से ये क्रियाएं चौथे नंबर पर आती हैं। समय व्यय करने से पहले टाइम प्लान जरूर बना लेना चाहिए, समय योजना बना लेना चाहिए। और ये समय योजना आप दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मौसमी और वार्षिक बना सकते हैं। और गृहिणी के ये कार्य और प्रकार और व्यक्ति की उपलब्धता पर निर्भर करती है। योजना अनुसार अगर आप समय पर प्लान कर लेते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को पर्याप्त समय मिल जाता है कि वे खूब आराम भी करें, सोएं भी, मनोरंजन भी करें। और किसी एक व्यक्ति को ना तो बहुत अधिक काम करना पड़ता है, नहीं बहुत अधिक आराम मिलता है। इसलिए समय के मूल्य को पहचानना जरूरी होता है। अब आप कहोगे समय के मूल्य हम क्यों पहचानें? बेटे, समय के मूल्य को पहचानने से लाभ क्या होता है ये मैं बताऊं आपको मेरे साथियों। अगर समय के वैल्यू को आप समझोगे तो समय कार्य पर संपन्न हो जाएगा। समय पर कार्य को पूरा करने के लिए समय की वैल्यू को पहचानना जरूरी है और इससे आपको बचत होगी। किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा इसकी जानकारी कार्यकर्ता को हो जाती है। इसके अतिरिक्त कार्य संपादन में लगने वाले समय का मूल्यांकन भी हो जाता है और मूल्यांकन कर लेने से कार्य के विभिन्न क्रियाओं का अवलोकन कर इन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित रूप दिया जा सकता है। दूसरा है, महत्व की दृष्टि से कार्यों का क्रम निर्धारित हो जाता है। प्रत्येक भारी काम करने के बाद हल्का काम करना चाहिए। अगर आप निरंतर ही भारी काम करोगे तो आपको थकान हो जाएगी, है ना। तो हल्का काम करते रहें। शारीरिक काम करने के उपरांत मानसिक काम, अरुचिकर कार्य करने के बाद रुचिकर और आनंददायी कार्य करने से मन प्रसन्न रहता है और थकान उत्पन्न नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी आप भारी काम करो तो थोड़ा रेस्ट करो अथवा हल्का फुल्का काम कर लो। इसी प्रकार से अगर आपको लगता है कोई मोनोटोनस बोरियत वाला काम है तो उसको छोड़ करके आपको मनोरंजनात्मक कार्य को आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक ही क्षेत्र में काम करने में समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। अगर मान लो आप रसोई में खाना बना रहे हो तो रसोई से संबंधित दूसरे काम को भी हाथों हाथ आप निपटा सकती हैं। इसके साथ आप बर्तन को समेट सकती हैं, काउंटर को साफ़ कर सकती हैं और बर्तनों को समेट कर रख सकती हैं। स्टोर में जो आपके चीज़ें हैं जैसे आपके डब्बा है उन डब्बे को व्यवस्थित कर सकती हैं। इस तरह से 2-3 काम एक साथ कर सकती हैं। चौथा है, व्यक्ति की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अगर टाइम पर आप काम करते हो तो आप एफिशिएंट बनते हो, कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाता है और पारिवारिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। दूसरा है समय मानक। गृहिणी को घर में विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जैसे वस्त्र धोना, प्रेस करना, वस्त्रों को तह करके रखना, उनको स्टोरेज करना, बिस्तर बिछाना और समेटना, भोजन बनाना, घर की साफ सफाई और सजावट करना इत्यादि। तो इनमें से कुछ कार्यों को करने में बहुत कम समय व्यतीत होता है, वहीं पर कुछ को करने में ज़्यादा समय व्यतीत होता है।